Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL नोदा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 या अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती हेतु मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर 45 से लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र के। बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे 30 प्रश्नों का। इसके बाद एक वीडियो आ रहा है साथियों शिक्षण विधियों का। ठीक है, शिक्षण विधियों का बिल्कुल नए प्रश्नों का वीडियो आ रहा है। इसके बाद में यकीन मानिए बहुत कुछ नया सीख कर जाओगे आप। जो 5 घंटे में चीज़ें पढ़ते हो वो 20 मिनट में मैं आपको नई चीज़ें सिखा कर जाने वाला हूँ। जो आप 5 घंटे पढ़कर भी नहीं सीख सकते इतनी नई चीज़ें। इसके बाद वो वीडियो आ रहा है, इसके जस्ट आधे घंटे बाद ही मान लीजिए। बहुत ही शानदार वीडियो है साथियों, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना और समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो साथियों, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का मतलब होता है जो समाज का वातावरण है उसमें अनुकूलन और समायोजन स्थापित कर लेना ही सामाजिकरण कहलाएगा साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 देखिएगा मित्रों, चढ़ना, दूसरा है फुदकना, तीसरा है दौड़ना और चौथा है लिखना। तो साथियों, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना ये तो स्थूल गतिक कौशल है और लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही है। फिर यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है साथियों। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर और व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो मित्रों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, अगर बालकों में नैतिक गुण या नैतिक मूल्य विकसित करने हैं तो यहाँ पर उन्हें आप नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाएं हैं उन्हें उन चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके आप नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे सकते हो। पहला विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। पियाजे के सिद्धांत अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समान के अधिगम योग्य सदस्यों के द्वारा समाज के अधिगम योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर और अनुकूलन की प्रतिक्रियाएं। तो साथियों, पियाजे का मानना था अनुकूलन, साम्य धारणा, संतुलन, ये चीज़ें पियाजे ने ही बताई थी। इसके द्वारा बालक सीखते हैं। चौथा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं साथियों। 5वां क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा संख्या डालना भूल गया। कोई भी नाराज हो सकता है, यह समान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से और शारीरिक विकास से। तो साथियों देखिए, नाराज होना एक संवेग है, ठीक है, क्रोध एक संवेग है। तो सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना, तो मतलब ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। क्योंकि नाराज तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई नाराज होता है वो बहुत बड़ी बात है साथियों। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है संवेगात्मक विकास से। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है। यह शक्ति बालक के आचरण में सुधार लाती है। यह ऐसी शक्ति है जो सार्थक तथ्यों को प्रकट करती है। मानसिक विकास अधिगम का साधन है और यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। तो मित्रों, मानसिक विकास
ठीक है, मानसिक विकास को मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक मतलब क्या होता है साथियों, मनो मतलब मन का विज्ञान, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से। तो मानसिक विकास को मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त सबसे अच्छी तरीके से करता है यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों में समाधान करती है। नवीन परिस्थितियां जब बालक के सामने आती है तो मानसिक विकास के आधार पर ही, मानसिक शक्ति के द्वारा ही बालक उसका समाधान करता है। साथियों चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन, विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। मित्रों विकास गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, तो गर्भावस्था पहली और शैशवावस्था दूसरी प्रमुख अवस्था होती है। जबकि वृद्धि की बात करें तो वृद्धि की दूसरी अवस्था प्रमुख है बाल्या, लेकिन विकास की शैशवा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 7वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 8वां क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीत में अंतः वैयक्तिक, आध्यात्मिक और भाषा विषयक। तो कौन सा सही है यहाँ पर? देखिए गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है उसमें उस कारक के बारे में पूछा है, आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान। तो साथियों संगीत में तो नहीं होगा, भाषा विषयक भी नहीं होगा, अंतः वैयक्तिक या आध्यात्मिक। तो साथियों आत्मबोध का संबंध आध्यात्मिक से न बताकर इन्होंने अंतः वैयक्तिक से बताया है साथियों, ठीक है। अंतः मतलब खुद के अंदर का, ठीक है, खुद के अंदर में, खुद के अंदर जो कमियां हैं, जो गुण हैं, उनको जानना साथियों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपके 8वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। यहाँ कौन सा है साथियों? दूसरा विकल्प सही है। 9वां क्वेश्चन आपके है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो मित्रों व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, त्रितंत्रीय सिद्धांत जो दिया गया है स्टर्नबर्ग के द्वारा, इसमें व्यवहारिक बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि खुद के विषय में ही व्यवहारिक रूप से विचार कर पाओ और दूसरी चीज़ों में आप व्यवहारिक ही न हो पाओ। तो ऐसी कोई बात इस सिद्धांत में नहीं है मित्रों, इसलिए दूसरा विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आता है आपके 10वां क्वेश्चन। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए बालकों को जब आप पढ़ाओगे, बच्चों को जब आप सिखाते हो तो वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करेंगे। मतलब कोई किसी उस चीज़ को जल्दी सीख लेता है, कोई सीख ही नहीं पाता है, कोई सीखने में समय लेता है, तो ये होती है वैयक्तिक विभिन्नता। अब साथियों ऐसा करने पर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि उनको सीखने के विविध अनुभव उनको उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। अलग अलग अनुभव उपलब्ध होंगे तो बिल्कुल वो अलग अलग तरीके से सीख लेंगे खुद के अनुसार। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 11 साथियों, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरा परिवार और मेरा विद्यालय। तो नर्सरी मतलब जब बालक विद्यालय में आता है तो वो परिवार के बारे में ही जानकारी रखता है। पड़ोसी, मित्र, विद्यालय ये चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती है साथियों। जब बालक बिल्कुल छोटा होता है तो पूर्ण रूप से परिवार पर ही आश्रित होता है, सभी चीज़ें परिवार में ही सीखता है, सभी बातें भी उसको परिवार की ही याद होती है। यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो मित्रों थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो चिंतन और कल्पना के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? चिंतन और कल्पना के आधार पर ही इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो चौथा विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षोन्नति देना,
कार्यक्रम को समृद्ध बनाना और विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो साथियों, जो प्रतिभावान या प्रतिभाशाली इंटेलिजेंस चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए कार्यक्रम को समृद्ध बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कार्यक्रमों को समृद्ध। देखिए, संवर्धनशील कार्यक्रम किनके लिए आयोजित किए जाते हैं? प्रतिभाशाली। तो वो जो कार्यक्रम होते हैं वो समृद्ध होते हैं साथियों। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प 13वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन मित्रों, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, कहा कि शेषावस्था के अनुभव अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। विभिन्न अवस्थाओं को यदि समझना है तो बालक में संज्ञानात्मक बदलाव बिल्कुल होंगे, इसके बारे में इन्होंने बताया है। 14वें क्वेश्चन में आपका थर्ड विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन, समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूपों से योग्य बच्चों के लिए एक ही विद्यालय, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक विद्यालय, और सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो साथियों, समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा नाम तो सुना ही होगा। ये सामान्य बच्चे और जो भिन्न रूप योग्य बच्चों के लिए एक ही विद्यालय के बारे में, मतलब एक ही स्थान पर वो पढ़े, एक साथ पढ़े, बिना किसी भेदभाव के। तो साथियों, यही होती है समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 15वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 16। तो साथियों, 16वां क्वेश्चन, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे उसकी कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, मानसिक विकास से। तो संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से संबंधित शक्तियां, कल्पना करना, बुद्धि, निर्णय लेना, ये शरीर से थोड़ी लेगा, ना ही समाज से, ना ही सर्वांगीण, नहीं, बल्कि इसमें ओनली मानसिक विकास आएगा साथियों। ये सभी चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? मानसिक विकास पर डिपेंड करती है। अतः यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है 16वें क्वेश्चन में, वो ही राइट आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? अहम केंद्रिता, आत्म केंद्रिता, ओब्लिक है ना, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। तो प्रेक्षण की योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है, तर्क शक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, रुचियां उसकी बिल्कुल आ जाती है इस अवस्था में। अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता साथियों, ये किशोर अवस्था में नहीं होता है, बल्कि ये शेषावस्था में होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 18 मित्रों, छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। तो साथियों, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखोगे, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोगे, जो उनके विचार है उनको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रखोगे, सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान करोगे, लेकिन पाठ्यक्रम को दोहराना ये कोई मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए सही तरीका नहीं है। कि पाठ्यक्रम को दोहराते जाओगे तो क्या मानसिक स्वास्थ्य सही हो जाएगा? नहीं होगा। सेकंड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है। विस्थापन, तार्किकीकरण, प्रक्षेपण और पलायन। विस्थापन में तो साथियों डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक स्थान का गुस्सा दूसरे पर निकाल देना। तार्किकीकरण में तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रक्षेपण में खुद के आरोप दूसरों पर थोप दिए जाते हैं, पलायन में वहां से भाग लिया जाता है। तो ये ऐसा ही तो हो रहा है साथियों, पलायन किया जा रहा है उसी जगह से, खुद को कमरे में बंद कर लिया, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों यहाँ आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 20 को, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु व्यक्तित्व को ढालने के लिए दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, और इनमें से सभी।
तो साथियों नृत्य, ड्रामा और शिल्पकला, इन सभी का प्रयोग इन सभी चीज़ों के लिए कि बालक में विशिष्ट गुणों का विकास भी हो, इसके लिए भी किया जाएगा, उसका व्यक्तित्व अच्छे से ढल जाए इसके लिए भी, और जो दबी चीज़ें मन में दबा रखी और जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऐसे अंतर्नोद के प्रकटीकरण सभी के लिए साथियों नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका फिर कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 20 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21वां क्वेश्चन साथियों, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? पावलोव, हल, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो साथियों सीखने के सिद्धांतों की खोज सबसे पहले 1898 में सीखने का सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। फिर इन्होंने सीखने के नियम भी दिए थे 1913 में। तो सिद्धांत 1898 में दिया किसने? थॉर्नडाइक ने। अतः थर्ड विकल्प आपका सही है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज थॉर्नडाइक के द्वारा की गई साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा 21वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। यहाँ कौन सा सही है? तीसरा विकल्प। 22वां क्वेश्चन, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? अभिप्रेरणा का कार्य जो नहीं है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। जीव के व्यवहार को प्रदर्शित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, और जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो साथियों देखिए जीव के व्यवहार को प्रदर्शित और नियंत्रित करता है, ये चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करता है, अभिप्रेरणा से व्यक्ति में ऊर्जा आती है और बनी रहती है, लेकिन क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में। तो जीव को क्रमहीन तरीके से थोड़ी एक निश्चित तरीके से एक निश्चित क्रम से साथियों गतिमान करती है अभिप्रेरणा। इसलिए यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है वो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 22 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। यहाँ पर क्रमहीन अगर यूँ होता क्रमयुक्त क्रमबद्ध आता तो फिर आपका ये वाला आंसर नहीं रहता साथियों, लेकिन विकल्पों को देखते हुए थर्ड विकल्प आपका सही है। वैसे इसका आंसर चौथा माना जाता है, जीव को व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना। बुक्स वगैरह में यही आंसर मिलता है चौथा ही। बट साथियों अभिप्रेरणा तो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है ना। जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो एक अलग ऊर्जा संचारित नहीं होती है क्या पढ़ने की? होती है बिल्कुल साथियों। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ पर फिर मैं आपको ये क्रमहीन तरीके से यहाँ शब्द आने के कारण तीसरा विकल्प बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो 22वें क्वेश्चन के लिए, बट मेरा यहाँ पर विकल्पों को देखते हुए थर्ड विकल्प सही है, मेरे अनुसार है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर, लेकिन इसके लिए कमेंट करके जरूर जाए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, खुद के विचारों को व्यक्त करें साथियों। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो साथियों देखिए उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक ने दिया, क्रिया प्रसूत स्किनर ने, क्लासिकल पावलोव ने, समग्र सिद्धांत साथियों यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, हल ने नहीं दिया है। तो यहाँ 23 में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो साथियों 24वां क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो साथियों देखिए पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है सीखना भी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत कह दिया इन्होंने। निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। कौशलों के संचय को सीखना नहीं कहेंगे साथियों, बल्कि ये सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है सीखने को, ठीक है। जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो किसको सुविधा देती है साथियों? सीखने को सुविधाएं देती है। 24 में आपका दूसरा विकल्प सही है क्योंकि ये एक सत्य कथन है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन साथियों, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले से संवेगों से स्वतंत्र है और सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो साथियों प्रभावित नहीं होता है, नहीं शब्द आ गया यहाँ पर, क्षीण नहीं बल्कि मजबूत संबंध रखता है,
स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि पूर्ण रूप से इससे प्रभावित होता है, अंतर संबंधित होता है साथियों। चौथा विकल्प सही है, सीखने वाले के संवेगों से ये प्रभावित होता है सीखना। 25 में चौथा विकल्प है मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलते, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं मिलता, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं, बिल्कुल सामाजिक रूप से वंचित है, तो विद्यालय में भी इनको वातावरण पक्षपातपूर्ण मिलेगा, रहने के लिए भी इनको स्वस्थ परिवेश नहीं मिल पाएगा साथियों, सृजनशीलता को पोषित होने के उचित अवसर नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रेरणा का अभाव, यूँ नहीं है कि भाई ये सामाजिक रूप से वंचित है तो इन बच्चों में सीखने के लिए प्रेरणा भी नहीं रहेगी, ये सीख सकते हैं साथियों, ठीक है, प्रेरणा इनमें उपस्थित रह सकती है। प्रथम विकल्प 26 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार ही दी जानी चाहिए और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, मतलब जब बच्चों को आप सिखा रहे हो, सीख रहे हैं बच्चे, तो उसके दौरान वो किसी भी कार्य को कैसे कर रहे हैं इसकी जानकारी कब दोगे साथियों? तो बिल्कुल कार्य करते समय सतत रूप से इसकी जानकारी उन्हें देते रहना चाहिए साथियों, पुनर्बलन उनको मिलता रहे इससे। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 27 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की तरफ। 28वां क्वेश्चन है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना और चलना। तो साथियों यहाँ पर देखिए 28वें क्वेश्चन में ये चलाना नहीं है, चलना है, सॉरी है ना, चलना। तो चित्रांकन करना, तो बहुत सी देखो मैं खुद चित्र नहीं बना पाता हूँ, परिपक्व हो चुका हूँ लेकिन नहीं बना पाता हूँ, आप में से भी कई सारे लोग होंगे, तो ये परिपक्वता का उदाहरण नहीं है। बहुत सारे लोग 20-20, 25-33 साल के हैं, उनको भी पढ़ना नहीं आता है जबकि वो परिपक्व है, तो ये भी गलत। साइकिल चलाना भी बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, लेकिन जो परिपक्व हो जाता है उसको चलना तो आता ही आता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है। हाँ, उसके शारीरिक रूप से कोई विकृति हो वो अलग चीज़ है, वो अलग बात हो जाती है। तो यहाँ चलना साथियों ये परिपक्वता का उदाहरण है। विकल्प नंबर 4 सही है 28 में। अब सेकंड लास्ट और या फिर 29वां क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है। तो साथियों जरूर पता कर जाए टेस्ट कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना और विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो साथियों कौन सा चरण अच्छा नहीं है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए? 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों देखिए उनकी योग्यताओं का आकलन आपको करना चाहिए, अनुदेशन उनको दीजिए, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान कीजिए, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना ये कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है। मान लो कोई गरीब है तो साथियों क्या उसके साथ आप गरीब जैसा व्यवहार करोगे? ऐसा नहीं होता है विद्यालय में। थर्ड विकल्प आपका सही है 29 में। अंतिम और 30वां क्वेश्चन साथियों ये मॉडल पेपर आपके पूरा हो जाएगा। इसके बाद का मैंने कहा है शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न ऐसे हैं, बिल्कुल बहुत ही नया ज्ञान लेकर जाने वाले हो आप शिक्षण विधियों के टेस्ट से। 30वां क्वेश्चन, समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? इसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना और उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो साथियों समस्या समाधान में कौन सी चीज़ नहीं होती है? तो साथियों इसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण भी किया जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, सत्यापन और सामान्यीकरण कहते हैं, लेकिन उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ये कोई समस्या समाधान का कोई चरण नहीं है मित्रों। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है, 3 लिखा हुआ है लेकिन 4 है ये, जो आपका साथियों यहाँ पर चौथा विकल्प है वो आपका राइट आंसर है 30वें क्वेश्चन में। तो ये बिल्कुल साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 45 पूरा हुआ साथियों। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन जरूर देख कर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।